Hello everyone, myself मंजू गंडा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बेसिक रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके बाद किया था हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वो कौन कौन से बेसिस हैं जिसके आधार पे हम कॉस्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। वो था फर्स्ट टॉपिक हमने किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। 3 तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। 2 तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। थर्ड बेसिस था हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस के आधार पे हमने किया था प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। लास्ट किया था अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट 3 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डे टू डे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे मेक और बाय डिसीजन है, किसी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को शुरू करना, या किसी प्रोडक्ट को हम फॉरेन मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट किया जाए। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन मैनेजर्स को डे टू डे लेने पड़ते हैं। तो उन बेसिस के लिए कॉस्ट कितने तरह की होती है, हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट बेसिस है हमारे पास कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसके टोटल को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमने किया क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, तो हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। और यदि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट पूछा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट is the change in the amount at any given volume of output by which the aggregate cost change if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। यानी एक दिए हुए प्रोडक्शन के लेवल को 1 यूनिट से बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे हम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कहेंगे। एग्जाम्पल करते हैं। टोटल प्रोडक्शन, मान लो हमारी प्रोडक्शन है 1 यूनिट, या हम मान के चलते हैं कि हमने कोई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। मानो प्रोडक्शन है 0 यूनिट। जब प्रोडक्शन नहीं है तब भी हमें कुछ कॉस्ट को भरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। जो कॉस्ट इंकर होती है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट है 600 रुपीज। ये सारी कॉस्ट क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट इस लेवल पे नील है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। यदि हम प्रोडक्शन को 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, 0 से 1 कर देते हैं, तो से टोटल कॉस्ट हो जाती है 1000 रुपीज।
टोटल कॉस्ट में चेंज आया 400 रुपीज़ का। प्रोडक्शन को हमने 1 यूनिट से बढ़ा दिया, प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ गई, तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया 1000 माइनस 600, वो हमारी आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। मान लो प्रोडक्शन बढ़ा के हम 2 यूनिट कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट से हो जाती है हमारी 1400 रुपीज़। तो प्रोडक्शन 1 यूनिट से 2 यूनिट हुई, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1000 से 1400 हो गई, पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 400। एक और करते हैं, से प्रोडक्शन को वापस हम 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, कॉस्ट हो जाती है 1800 रुपीज़। कितने रुपीज़ से बढ़ गई? 1400 में, 1800 में से 1400 चले गए, तो फिर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई? 400 रुपीज़। तो ये था हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट को लेके चलती है। सेकेंड कॉस्ट है हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल या भेदात्मक लागत। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी? Differential cost is the change in cost due to change in activity from one level to another। यदि हम एक्टिविटी यानी लेवल ऑफ आउटपुट एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास जो आउटपुट है, से एट प्रेजेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स पे कॉस्ट हमारे पास, टोटल कॉस्ट है 1 लाख यूनिट। जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 30 लाख की। डिफरेंशियल कॉस्ट नील है यहाँ पे हमारी। मान लो प्रोडक्शन को हम बढ़ा देते हैं 1 लाख से 1,20,000 रुपीज यूनिट्स कर देते हैं, तो मानो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है 35 लाख। यहाँ देखो, जब हम 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट थी 30 लाख की। जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया, लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 लाख से 1,20,000 हो गया, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 5 लाख रुपीज का। तो ये 5 लाख रुपीज जो है वो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट है। ये क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट है। अब मान लो लेवल ऑफ एक्टिविटी वापस कम कर दिया जाता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी को हम वापस से कम कर देते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे को हम 80,000 यूनिट्स कर देते हैं, तो हमारे पास से टोटल कॉस्ट आती है 26 लाख। डिफरेंशियल कॉस्ट प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी से हमारा 1 लाख यूनिट है। 1 लाख से प्रोडक्शन हमने घटा के 80,000 यूनिट्स कर दी, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 1 लाख यूनिट को बनाने पे लगते थे 30 लाख रुपए, 80,000 यूनिट को बनाने पे लगते हैं 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपीज। चेंज आया कॉस्ट में 4 लाख का, 4 लाख रुपीज का एडवर्स चेंज आया है, कॉस्ट कम हो गई है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से 1 लाख से 1,20,000 होने पे कॉस्ट 5 लाख से बढ़ गई, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया 5 लाख का, वो बढ़ गई है, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट।
लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 लाख से 80,000 यूनिट होने पे टोटल कॉस्ट 30 लाख से 26 लाख हो गई, यानी 4 लाख रुपीस कम हो गई। तो ये जो कॉस्ट डिक्रीज हुई इसे हम कहेंगे डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट। तो ये था डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पहले किया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, opportunity cost is the value of alternatives foregone by adopting a particular strategy or employing resources in a specific manner. Opportunity cost का सिंपल सा मतलब है, it is the cost which are related to sacrifice made or benefit foregone. It is the opportunity cost. अवसर लागत क्या है कि जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए या किसी रिसोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, तो यदि हम एक अल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो दूसरे से मिलने वाले बेनिफिट को हमें भूलना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जो हमने सेक्रीफाइस किया उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल करते हैं हम इसको कि मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक बिल्डिंग है। एट प्रेजेंट आपने इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ है और आपको रेंट मिलता है 40,000 रुपीज पर मंथ। अब आप क्या सोच रहे हो कि इस बिल्डिंग में खुद की फैक्ट्री लगा ली जाए, यानी खुद ही इसमें प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए। तो अब आप इसमें अपना प्रोडक्शन शुरू कर दोगे, फैक्ट्री लगा लोगे, तो आपको इस रेंट से होने वाली इनकम को भूलना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस बेनिफिट का, जिस लाभ का आपको त्याग करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इसमें फोर्थ तरह की कॉस्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग मटेरियल और एसेट बाय परचेज फ्रॉम द करंट मार्केट। ये क्या है? जब आप किसी सामग्री को या किसी संपत्ति को करंट मार्केट से परचेज करके उसे रिप्लेस करते हो तो उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहेंगे। मान लो आपने एक मशीनरी परचेज की थी, आपने 2 साल पहले एक मशीनरी परचेज की थी 1 लाख रुपीस की। अब यदि इस मशीनरी को आप रिप्लेस करना चाहते हो, मार्केट से सेम क्वालिटी की, सेम कंडीशन की मशीनरी यदि आप परचेज करके पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करना चाहते हो, तो से जो नई मशीनरी है वो आपको मिलती है 1,50,000 रुपीज की। तो ये 1,50,000 रुपये पुरानी मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, उसे रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होती है। फ्यूचर कॉस्ट
यानी यदि आप कोई डिसीजन लेते हो तो ये कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ सकती है, वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, अब देखो जैसे से आपने +2 पास की, +2 पास करने के बाद अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है। फॉर द एडमिशन इन बीकॉम आपको चूज करना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लो। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या आप किसी एडेड कॉलेज में, एडेड कॉलेज यानी वो कॉलेज जहां गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, वहां भी एडमिशन ले सकते हो। यदि बीकॉम की डिग्री पे होने वाला खर्चा एक डिसीजन लेने का इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप कंपैरिजन करोगे कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होगी, एडेड कॉलेज की फीस कितनी होगी। तो आपका डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि किस कॉलेज की फीस आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इन तीनों कॉस्ट को जब आप कंपैरिजन करोगे, ये तीनों तरह की लागत जो है रेलेवेंट कॉस्ट है, जिसे आपने डिसीजन लेने के लिए ध्यान में रखा, कंसीडर किया। अब कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है? आपने बीकॉम में एडमिशन लेना है +2 के बाद, आपने आपकी नर्सरी से लेके +2 तक आपकी एजुकेशन पे जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, जितनी भी लागत आई, वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। आपने +2 तक मान लो 10 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे अपनी एजुकेशन पे, तो वो तो खर्च हो चुके, वो लागत हो चुकी है। आपको एडमिशन कौन से कॉलेज में लेना है, आपके इस डिसीजन पे आपके +2 तक हुआ एक्सपेंडिचर कोई प्रभाव नहीं डालता। वो खर्चा जो पास्ट में हो चुका है, वो फ्यूचर के डिसीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, उसे हम संक कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इसे हम हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी कहते हैं, नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। ये आरोपित लागत होती है या काल्पनिक लागत होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है ये एक्चुअल में कॉस्ट नहीं होती, इससे कोई कैश आउटले नहीं होता, यानी कोई पैसा खर्च इस कॉस्ट की वजह से नहीं होता। इसे सिर्फ हम डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। जब हमने दो तरह की लागतों को कंपैरिजन करना हो, कंपेयर करना हो, तो तब हम इम्प्यूटेड कॉस्ट के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअल कैश आउटले या वास्तविक खर्चा इस कॉस्ट की वजह से नहीं होता। इम्प्यूटेड कॉस्ट का एग्जाम्पल हम करते हैं कि से राम और श्याम दो बिजनेसमैन हैं। राम का बिजनेस टेबल मैन्युफैक्चरिंग का है, श्याम का बिजनेस भी टेबल मैन्युफैक्चरिंग का है। दोनों सेम टाइप की टेबल प्रोड्यूस करते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों कंपैरिजन करना चाहते हैं अपनी टेबल की कॉस्ट को, तो इनका अब ये क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कंपैरिजन। ये देखना चाहते हैं कि किसकी टेबल की कॉस्ट ज्यादा है, किसके टेबल की कॉस्ट कम है, तो कंपैरिजन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, राम की टेबल की मैन्युफैक्चरिंग का काम जिस बिल्डिंग में हो रहा है वो उसकी खुद की बिल्डिंग है। श्याम जिस बिल्डिंग में टेबल मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसने रेंट पे ले रखी है। तो श्याम की जो टोटल कॉस्ट है, श्याम की टेबल की जो टोटल कॉस्ट है, उसमें रेंट इंक्लूड होगा। राम क्योंकि इसकी खुद की बिल्डिंग है, इसकी टोटल कॉस्ट में रेंट इंक्लूड नहीं होगा, इसने अपनी टोटल कॉस्ट में रेंट को इंक्लूड
नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिकली श्याम की टेबल की कॉस्ट राम की टेबल की कॉस्ट से ज्यादा होगी। तो वो जो कंपैरिजन होगा वो जेन्युइन नहीं होगा, सही कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन यदि हम राम की टोटल कॉस्ट में रेंट को इंक्लूड कर दें, एक्चुअल में उसने रेंट पे नहीं किया लेकिन कॉस्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू में से उसने अपनी टोटल कॉस्ट में रेंट को इंक्लूड कर दिया ताकि राम की टेबल की कॉस्ट और श्याम की टेबल की कॉस्ट कंपेरेबल हो सके, एक जेन्युइन कंपैरिजन किया जा सके। तो ये जो रेंट है ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये नोशनल कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है, आरोपित लागत है, जिसे हमने सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी डूबी हुई लागत। संक कॉस्ट क्या होगी? एक कॉस्ट which has been incurred in the past and is not relevant to particular decision making is sunk cost। तो वो कॉस्ट जो भूतकाल में हो चुकी है, यानी वो खर्चा जो आप भूतकाल में कर चुके हो और एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में अब आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें ये रेलेवेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? संक कॉस्ट। जैसे हमने रेलेवेंट कॉस्ट में एग्जाम्पल किया था कि मान लो आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो बीकॉम का जो डिग्री का खर्चा है वो आपका डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन प्लस टू तक जो खर्चा आप कर चुके हो अपनी एजुकेशन पे वो इरेलेवेंट कॉस्ट है, यानी आपने बीकॉम में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है आपके इस डिसीजन पे प्लस टू तक किया गया एजुकेशन का खर्चा कोई प्रभाव नहीं डालता। तो वो खर्चा जो भूतकाल में आप अपनी एजुकेशन पे कर चुके हो वो आपकी क्या है? संक कॉस्ट है, जो फ्यूचर में लिए जाने वाले डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो कॉस्ट इंकर्ड होनी चाहिए एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे वो नॉर्मल कॉस्ट होगी। नॉर्मल कॉस्ट में क्या आता है? नॉर्मली जैसे जब भी प्रोडक्शन की जाती है तो उसमें आइडल टाइम आता है। आइडल टाइम का कंसेप्ट क्या होता है? आइडल टाइम, इसे हम सुस्त समय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? सुस्त समय। सुस्त समय या आइडल टाइम वो टाइम होता है जब वर्कर काम पे आ चुके होते हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते। तो टोटल वर्कर्स का जितना भी टाइम वो अपने काम पे स्पेंड करते हैं उसमें कुछ समय आइडल टाइम होता है। जैसे वर्कर फैक्ट्री में जैसे एंटर करते हैं, फैक्ट्री के गेट पे उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। फैक्ट्री के गेट से लेके उनके खुद के वर्किंग प्लेस तक जहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में बैठ के प्रोडक्शन करनी है वहां तक पहुंचने में लगा हुआ समय क्या होगा? आइडल टाइम है। वो एक नॉर्मल आइडल टाइम है क्योंकि वर्कर को फैक्ट्री के गेट से अपने वर्क प्लेस तक पहुंचने में समय लगेगा ही लगेगा, वो उसका नॉर्मल आइडल टाइम है। तो उस नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होगी? मान लो एक वर्कर जब फैक्ट्री में आता है सुबह 9 बजे वो आता है, 9 AM टू 5 PM उसका क्या है? वर्किंग आवर्स हैं। 8 आवर्स के उसके वर्किंग आवर्स हैं। इस 8 घंटे में 1 आवर उसका क्या है? आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम यानी
इस एक घंटे में वो फैक्ट्री के गेट से अपने वर्क प्लेस तक जाता है, उसका बीच में आधा घंटा का लंच टाइम होता है, 15 मिनट का उसका टी ब्रेक होता है। ये सारा एक घंटा वो उसका नॉर्मल आइडल टाइम है, यानी आने के बाद ऐसा वो समय जब वो फैक्ट्री में तो है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो मान लो इस 8 घंटे की जो उसकी वेजेज है, उसको वेजेज मिलती है ₹100 पर आवर। तो उसकी 8 घंटे की वेजेज हुई, वेजेज फॉर 8 आवर्स, 800 रुपये। 800 रुपये हुई उसकी वेजेज। इसमें से उसने काम किया, उसके वर्किंग आवर्स कितने थे? 7। तो 7 घंटे की वेजेज उसकी क्या हो गई? नॉर्मल वेजेज हो गई। 700 रुपीज उसके क्या हुए? नॉर्मल वेजेज हुई। सारी उसकी नॉर्मल वेजेज हुई, ये इसके वर्किंग आवर्स की वेजेज हुई। और 100 रुपीज जो उसने इधर उधर टाइम, उसका टाइम पास हुआ है, लंच में टाइम पास हुआ है, या फिर उसका चाय पीने में, फैक्ट्री के गेट से वर्क प्लेस तक आने में लगे 100 रुपीज, ये उसके हैं, ये 800 रुपये हैं। लेकिन मान लो वर्कर काम पे आ चुका है, इसे फिर से करते हैं कि वर्कर की 1 घंटे की वेजेज है 100 रुपीज, 8 आवर्स की हो गई 800 रुपये। इस 800 रुपये में उसने क्या किया कि 7 घंटे काम किया और 1 घंटा उसका खाली बीता। खाली बीता यानी वो लंच पे गया, उसने टी ब्रेक लिया, फैक्ट्रीज के गेट से लेके अपने वर्क प्लेस तक आने में उसे वक्त लगा। तो ये टोटल 800 रुपीज उसकी नॉर्मल कॉस्ट मानी जाएगी, नॉर्मल कॉस्ट मानी जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वर्कर काम पे आ गया था, वो काम के लिए रेडी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से 2 घंटे वो बिजली के आने का इंतजार करता रहा ताकि वो अपना काम मशीन पे शुरू कर सके। तो जो 2 आवर्स की वेजेज है, 2 आवर्स की वेजेज कौन सी हुई? 1 घंटे की हुई 100 रुपये, तो 2 घंटे की हुई 200 रुपये। ये आपकी क्या हुई? एबनॉर्मल कॉस्ट। टोटल वर्कर 3 घंटे खाली रहा, 1 घंटा खाली रहा वो उसका नॉर्मली था, क्योंकि वो लंच के लिए गया था, वो चाय के लिए गया था। तो वो जो 100 रुपीज की वेजेस थी वो तो नॉर्मल कॉस्ट थी, लेकिन 2 घंटे जो बिजली चली गई और वर्कर काम नहीं कर सका, उस 2 घंटे की जो उसकी वेजेस थी 200 रुपीज की, वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। नेक्स्ट है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जिस खर्चे को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिस खर्चे से हम बच सकते हैं, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो खर्चा नहीं होना चाहिए था वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। अब हम इसमें एग्जांपल करते हैं कि से एक टेबल को मैन्युफैक्चर करने में लकड़ी लगती है 10 किलोग्राम। तो कॉस्ट ऑफ वुड इन प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल से 10 किलोग्राम लकड़ी लगती है और 1 किलोग्राम लकड़ी की कीमत है 10 रुपये। तो कितनी? 100 रुपीज की कॉस्ट आनी चाहिए टोटल एक टेबल को प्रोड्यूस करने में मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो 10 किलोग्राम लकड़ी लगती है, इसमें 1 किलोग्राम की स्पॉइलेज हो जाती है। स्पॉइलेज यानी जब हम टेबल की कटिंग करते हैं तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, लकड़ी की छीलन बच जाती है, तो आपका जो आउटपुट होता है 9 किलोग्राम होता है। इतना क्लियर है? तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 1 किलोग्राम जो लकड़ी है वो वेस्ट हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल। तो
इतना ही खर्चा आना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। लेकिन मान लो जब हमने टेबल को प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर स्पॉइलेज आ गई 2 किलोग्राम की, तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल कॉस्ट क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ वुड इन प्रोडक्शन ऑफ टेबल, यहाँ पे 11 किलोग्राम लकड़ी लगी 110 रुपए की, और इसमें से 2 किलोग्राम की स्पॉइलेज हो गई। तो वो स्पॉइलेज जो कि 1 किलोग्राम होनी चाहिए, वो स्पॉइलेज कितनी है, 2 किलोग्राम है, यानी 20 रुपए की स्पॉइलेज है। एक्चुअल स्पॉइलेज कितनी है, 20 रुपए की। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए थी, 10 रुपए की। तो ये 10 रुपए की जो कॉस्ट है ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी यदि हम ध्यान से वुड की कटिंग करते तो इस 10 रुपए की कॉस्ट को हम बचा सकते थे। नॉर्मल कॉस्ट 10 रुपए आनी थी स्पॉइलेज की, और एक्चुअल में स्पॉइलेज हुआ 20 रुपए का। तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट का, ये डिफरेंस है हमारी अवॉइडेबल कॉस्ट। इस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता था यदि ध्यान से काम किया जाता और प्रॉपर मैनेजमेंट रखी जाती। ये थी अवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होगी, वो कॉस्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिस कॉस्ट से हम बच नहीं सकते। अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिससे बचा नहीं जा सकता। नॉर्मली जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। जैसे जिस फैक्ट्री में आपने अपना काम शुरू किया हुआ है, उस फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या नहीं हो उसका रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। और जो आपका वर्किंग स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उसको आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे फैक्ट्री में वो काम करे या नहीं करे। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसे हम नॉर्मली अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। इस कॉस्ट से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट कितने तरह की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।